Hi everyone, welcome to CodePact again. This is lecture number 6 of Learning Digital Logics. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिराइव्ड ऑपरेटर्स के बारे में. हमने दो डिराइव्ड ऑपरेटर्स के ऊपर बात की थी, ओके, नैंड और नॉर. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट डिराइव्ड ऑपरेटर्स के बारे में. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सॉर और एक्सनॉर. एक्चुअली हम इस लेक्चर में चार चीज़ देखने वाले हैं. एक्सॉर के बारे में, एक्सनॉर के बारे में, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे. ओके, प्रॉब्लम्स देखने के बाद हम रिलेशंस देखेंगे कि व्हाट ऑल रिलेशंस दैट कैन एग्जिस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सॉर एंड एक्सनॉर. ठीक है, जैसा कि हम रिलेशंस ऑलरेडी देख चुके हैं अपने बेसिक ऑपरेटर्स के साथ. अब हम डिराइव्ड ऑपरेटर्स में वो सारे रिलेशंस देखेंगे जो कि पॉसिबल हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है आज का वो है एक्सॉर के ऊपर. वो है एक्सॉर के ऊपर. तो स्टार्ट किया जाए इस चीज़ को. सबसे पहला चीज़ भैया हमारे पास यह है कि एक्सॉर इज़ अ डिराइव्ड ऑपरेटर. एक्सॉर इज़ अ डिराइव्ड ऑपरेटर. ठीक है, एक्सॉर को हम डिराइव्ड ऑपरेटर बोलते हैं. ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना बेसिक गेट्स को यूज़ करके ये बनाए जाते हैं, ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. ओके, सेकेंड चीज़ है जो भैया वो है इसके रिप्रेजेंटेशन को. इसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले आप प्लस लिखोगे एंड प्लस को इंसर्कल कर दोगे आप. तो ये है रिप्रेजेंटेशन. ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन. किस चीज़ का? एक्सॉर का. ठीक है, ये एक्सॉर का रिप्रेजेंटेशन है. अब तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम इसके एक्सप्रेशंस को कैसे लिख सकते हैं. वो मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा कि हम इसके एक्सप्रेशन को कैसे प्रूव करते हैं ट्रुथ टेबल के मदद से. तो सबसे पहले y लिखूँ. y इज इक्वल टू a एक्सॉर b. ठीक है, y इज इक्वल टू a एक्सॉर b. ऐसे ही हम लिखते हैं अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो. ठीक है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. इसको भैया एक और तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो ये है कि a बार b और ए बी बार. ए बार बी और ए बी बार. ठीक है, समझ आया? तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ओके, जस्ट वेट. हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये दोनों ही सेम है. एक ए बार बी और ए बी बार. राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ. तो यहाँ पे आपने देखा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर तीन वेरिएबल है या फिर एक से ज़्यादा इनपुट्स है मेरे पास तो ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. इज इक्वल टू ए और बी और सी और डी. मतलब जितने वेरिएबल्स होंगे उनके हिसाब से हम एक्सॉर परफॉर्म करवाते जाएंगे एक के बाद दूसरा. ओके, इतना समझ आ गया भैया हमें. अब सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं. क्या बनाना है हमें? एक ट्रुथ टेबल. ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाना है तो देखो हम दो चीज़ के लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे. सबसे पहला एक दो वेरिएबल के लिए. ठीक है, सबसे पहला हम दो वेरिएबल के लिए बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे तीन वेरिएबल के लिए. दो वेरिएबल के लिए एंड तीन वेरिएबल के लिए. ठीक है, चलो बनाते हैं. मेरे पास क्या है? मेरे पास दो वेरिएबल है. मैं ऐसे रफ रफ नहीं बना रहा हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए. एंड यहाँ पे हम बनाएंगे तीन वेरिएबल के लिए ए बी एंड ए बी सी. देखो कॉम्बिनेशंस बताओ मुझे, दो वेरिएबल में कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? कॉम्बिनेशन चार होंगे भैया.
0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखो, अब आपको ना एक पॉइंट याद रखना है। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट ये है, पॉइंट लिखा देता हूँ मैं। पॉइंट ये है कि ध्यान रखना इस पॉइंट को। जब हम एक्सोर की बात करते हैं, जब हम एक्सोर की बात करते हैं तो वी सी टोटल नंबर ऑफ, वी सी टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इनपुट। ऐसा इनपुट हमें खोजना है जिसका वैल्यू, इनपुट विथ वैल्यू, विथ वैल्यू 1। ऐसा इनपुट खोजना है मुझे जिसका वैल्यू 1 है, ठीक है। और अगर ये, ध्यान से देखो, और अगर ये नम एन, हम क्या खोज रहे हैं, हम एन की वैल्यू खोज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो सिनेरियो आप कंसीडर करो। अगर एन इज इक्वल टू ऑड, ध्यान से समझो, एन इज इक्वल टू इवन, ओके। आपको ये समझना है कि अगर एक्सोर में, अगर एक्सोर में ये जो एन है ना, एन मतलब जितना इनपुट जिसका वैल्यू 1 है, अगर एन मतलब अगर वो नंबर ऑड है तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, हमें वैल्यू 1 मिलेगा। अगर वो एन की वैल्यू इवन है तो हमें वैल्यू 0 मिलेगा। मैं समझाता हूँ अब इस चीज़ को और अच्छे से। जैसे यहाँ दो वेरिएबल के केस में हम देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे अगर आप देखो यहाँ पे, तो वैल्यू एक भी 1 नहीं है। इनपुट देखो, इनपुट दोनों ही 0 हैं, तो दोनों 0 का मतलब हमें आउटपुट 0 मिलेगा, ठीक है। सेकेंड केस में देखो कि एक 1 है, सेकेंड जो वेरिएबल है बी का जो वैल्यू है वो 1 है। 1 है का मतलब, एक का मतलब ऑड है, ऑड है तो मुझे 1 मिलेगा। वापस तीसरे सिनेरियो में देखो कि एक ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है, 1 है मतलब ऑड है। और फिर फोर्थ सिनेरियो में देखो कि दोनों का वैल्यू 1 है। अब दोनों का वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, n का वैल्यू तो 2 है ना, मतलब 2 बार 1 आ रहा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब मेरे पास इवन होता है वैल्यू, तो इवन वैल्यू के केस में हमारे पास वैल्यू 0 आती है, लेकिन जब हमारे पास ऑड होता है, ऑड में 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम तीन वेरिएबल के केस में देखें, सिमिलरली अगर हम तीन वेरिएबल के केस में देखें, तीन वेरिएबल के केस में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लिख दिया। चार कॉम्बिनेशन हमने बीसी के लिए बस। अब वापस इसको रिपीट कर दो, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 हमने रिपीट कर दिया। अब ए साइड में 4 बार 0 लिखो, 0 0 0 0 एंड फिर 4 बार 1 लिखो, 1 1 1 1। हो गया, हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बन गए। तीन वेरिएबल है तो तीन वेरिएबल के लिए 2 टू द पावर n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वी नो दिस वेरी वेल। अब हम इसका आउटपुट लिखते हैं, ठीक है। आउटपुट हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो आउटपुट में हमें चाहिए क्या, यहाँ भी हमें आउटपुट में चाहिए था ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी। यहाँ क्या चाहिए, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, राइट। ए एक्सोर बी एक्सोर सी। हम ना पहले n की वैल्यूज देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में n की वैल्यू 0 है, सेकंड में n की वैल्यू 1 है, थर्ड में जो n की वैल्यू है, n क्या है भैया, हम खोज रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल की इनपुट 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऑड होता है वो, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो ये इवन ऑड देख लेंगे। अगर ऑड होता है तो 1 होगा वैल्यू, अगर इवन है तो 0 होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें भी एक है, इसमें 2 है, फिर इसमें एक है, इसमें 2 है, राइट, फिर इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट वाले में 0 है तो 0, फिर 1 है तो 1 ऑड है तो 1 ही होगा, फिर 1 ऑड है तो 1 ही होगा। अब देखो 2 है यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखो, 2 n का वैल्यू 2 है, 2 है मतलब इवन है, इवन है तो 0 होगा। फिर हमारे पास 1 है तो 1 आएगा, फिर 2 है मतलब 0, फिर 0, फिर 3 है, 3 मतलब ऑड मतलब 1। समझ आया, समझ आया आपको, ओके। अब देखो, समझ आ गया ना। अब हम क्या करते हैं,
अब हम एसओपी एंड पीओएस फॉर्म्स लिखते हैं। एसओपी क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग, एंड पीओएस फॉर्म क्या होगा। सिमिलरली हम एसओपी एंड पीओएस इसके लिए भी लिखेंगे, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो। ओके, एसओपी में हम क्या करते हैं, एसओपी में हम देखते हैं भैया कि वैल्यू 1 किस आउटपुट में वैल्यू 1 मिल रहा है मुझे। तो यहाँ देखो, यहाँ दो ही कंडीशन है, 2 ही प्लेसेस हैं जहाँ पे मुझे आउटपुट 1 मिल रहा है। एसओपी फॉर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, फिर ए भी लिख दो तुम। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट टर्म लिख दिया। प्रोडक्ट टर्म लिखने के बाद आप ये सर्च करो कि किस वेरिएबल की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट लगाना है। आप तो यहाँ हमें दिख रहा है कि जो भैया ए है, ए वाला 0 है, तो 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा। और सेकेंड सिनेरियो में ये बी का वैल्यू 0 है, तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा। ये क्या हो गया, ये हो गया एसओपी। अब इन दोनों को अगर हम और कर दें, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब ए बार बी और ए बी बार, ये इसका एसओपी फॉर्म आ गया। एंड अब आप मैच कर सकते हो, अब आप क्लियरली मैच कर सकते हो मेरे भाई कि ये चीज, ध्यान से देखो, अब आप क्लियरली मैच कर सकते हो। ओके, कि ये चीज जो है ना, ये चीज जो हमने बनाया है, ए बार बी और ए बी बार, वो मैच कर रहा है हमने जो ऊपर देखा है यहाँ पे, वो मैच कर रहा है जो हमने ऊपर लिखा है। समझ आया अब? तो हम ट्रुथ टेबल से ये चीज तो देख लिए कि एसओपी फॉर्म निकालेंगे तो हमारा यही आएगा। समझ आया? समझ आया? अब हम अगर पीओएस फॉर्म की बात करें, तो पीओएस फॉर्म में हमें 0 देखना है कि कौन सा आउटपुट का वैल्यू 0 है। तो भैया फर्स्ट और लास्ट का आउटपुट 0 है, तो 0 है तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लिख लो। लेकिन एक्सप्रेशन किस में लिखना है, सम टर्म में नहीं लिखना। अब हमें प्रोडक्ट टर्म में नहीं लिखना, अब हमें सम टर्म में लिखना है। आप ए और बी लिख दो सबसे पहले, यहाँ भी ए और बी लिख दो। ठीक है, अब खोजो कि 1 किसके ऊपर है, मतलब किसका वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखो, ए का भी वैल्यू 1 है, बी का भी वैल्यू 1 है, तो दोनों के ऊपर बार लगा दो। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट पोजीशन पे दोनों का वैल्यू 0 है, तो बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो पीओएस फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, दोनों को मिला के ए और बी मल्टीप्लाई ए बार और बी बार। तो ये इसका एसओपी एंड पीओएस फॉर्म आ गया। ठीक है, ये इसका एसओपी एंड पीओएस फॉर्म आ गया है। समझ आया? ओके, परफेक्ट। तो इसका याद रखना आप, एसओपी एंड पीओएस फॉर्म्स। है वो, हम इसका एसओपी एंड पीओएस निकालते हैं। सेम सेम तरीका है भाई, सेम तरीका है। देखो, एसओपी के लिए हम 1 खोजते हैं, तो 1 खोजते जहां जहां 1 है वहां पे ए बी लिख दो, ए बी लिख दो, ए बी लिख दो एंड ए बी लिख दो। जहां जहां जिस वेरिएबल का वैल्यू 0 है उसके ऊपर, सॉरी ए बी सी लिखेंगे ना हम, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल याद था हमें। जहां जहां 0 है, जिसका वैल्यू 0 है उसके ऊपर बार लगा दो, जिसका इसका वैल्यू 0 है उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, ओके, ठीक है, ए बार और सी बार, राइट। अब यहाँ पे बी और सी के ऊपर लगाओ और यहाँ पे नहीं लगाओ। समझ आ गया? ये एसओपी फॉर्म आ जाएगा। एसओपी में अगर हम इसको लिखें तो ए बार बी बार सी और ए बार बी सी बार और ए बी बार सी बार और ए बी सी। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, एसओपी फॉर्म आएगा। अब हमें अगर पीओएस निकालना है, तो मैं एक बार के लिए एसओपी को मिटा रहा हूँ, ठीक है, दिक्कत देगा अपने को। अब हमें पीओएस फॉर्म लिखना है। पीओएस के लिए भैया हमें क्या पता है कि हम सबसे पहले 0 देखेंगे कि किसका वैल्यू 0 है। 0 मिलते ही हम क्या लिख देंगे, अपना एक्सप्रेशन ए और बी और सी। यहाँ पे भी ए और बी और सी, ए और बी और सी एंड ए और बी और सी। हमने 4 लिख लिए, 4 पीओएस वाले लिख लिए हमने। अब हमें देखना है कि 1 किस वेरिएबल का वैल्यू जो है वो है 1। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें 0 1 है, इसमें 0 1 है, तो कोई मतलब नहीं है। इसमें देखो,
इसमें हम देखेंगे तो बी और सी के ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे क्योंकि उन दोनों का वैल्यू जो है वो है 1। अब हम ए और सी के ऊपर लगाएंगे क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 1 है, और ए और बी को लगाएंगे। ठीक है, समझ आया? जिसका वैल्यू 1 होगा उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगेगा पीओएस में। समझ आया? अब देखो पीओएस में हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी और सी ऐसे लिख दो आप, फिर ए और बी बार और सी बार, फिर आएगा ए बार और बी और सी बार, ए बार और बी बार और सी। ठीक है, तो ये एसओपी एंड पीओएस आ गया हमारे पास, ये एसओपी एंड पीओएस आ गया हमारे पास पूरे कंडीशन के लिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पूरे कंडीशन के लिए। समझ आया? तो ये दो सिनेरियो हमने देखे, दो ट्रुथ टेबल देखा हमने, 2 और 3 वेरिएबल के लिए। समझ आ गया आपको? चलो गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इन द इंटीग्रेटेड सर्किट में ये जो XOR है ना, is using only two variable और इनपुट्स बोल सकते हो आप इसको। मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट की जब हम बात करते हैं तो ये जो एक्सॉर गेट होता है ना, एक्सॉर ऑपरेटर होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 इनपुट ही लेता है, 2 इनपुट से ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये 2 इनपुट से ज़्यादा नहीं लेगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसका भैया कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो डायग्राम ऐसे बना सकते हो आप, सबसे पहले जैसे और को लिखते हो ना, और को ऐसे और लिख दिया आपने, और यहाँ पे आप इसको कर्व बना दो। ठीक है, तो ये 2 इनपुट्स लेगा, ये ए एंड बी 2 इनपुट्स ले रहा है, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए एक्सॉर बी। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए एक्सॉर बी। समझ आया? 2 चीज़ मिलेगा हमें। लेकिन अब आपका क्वेश्चन है भैया कि ये तो मेरे पास 2 वेरिएबल के लिए हुआ, ये तो हमारे पास 2 वेरिएबल के लिए हुआ, 2 इनपुट्स के लिए हुआ। अगर मुझे 3, जैसे कि हम सिंपल और में हम 3 इनपुट्स ले सकते हैं डेफिनेटली, ए बी सी। लेकिन यहाँ पे एक्सॉर की बात हो रही है, तो एक्सॉर में हम ये नहीं ले सकते क्योंकि एक्सॉर सपोर्ट ही नहीं करता, 2 इनपुट्स ही लेगा वो। ठीक है, और जब 2 इनपुट्स लेगा वो, तो इस कंडीशन में हम 3 कैसे बना सकते हैं, इस कंडीशन में हम 3 कैसे ले सकते हैं, 3 इनपुट वाला कैसे ले सकते हैं बताओ? वो ऐसे ले सकते हैं भैया कि हमें ना 2 एक्सॉर को यूज करना पड़ेगा, हमें 2 एक्सॉर वाले को यूज करना होगा। तो एक से तो ये वैल्यू आ गया, अब वापस से हमें एक दूसरा और गेट एक्सॉर बनाना होगा जिसका एक वैल्यू सी होगा और एक वैल्यू जो होगा इससे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। समझ आया? तो ये हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम हियर वी आर यूजिंग 2 एक्सॉर गेट। ठीक है, 2 एक्सॉर गेट यूज करते हैं। एंड इस कॉन्सेप्ट को जब भी हम एक से ज़्यादा गेट्स को यूज करते हैं किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वी कॉल इट एज कैस्केडेड सर्किट। हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कैस्केडेड सर्किट। कहाँ लिखूँ मैं इस चीज़ को, इधर लिखते हैं कैस्केडेड या फिर कैस्केडेड। ठीक है, सिर्फ कैस्केडेड ही बोलो, कैस्केडेड सर्किट। ठीक है, समझ आया? जब भी हम एक से ज़्यादा गेट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम उसको कैस्केडेड सर्किट बोलते हैं। समझ आया आप लोगों को? चलो बढ़िया। अब हम एक सवाल देखते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास a इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगी,
a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स है तो y की वैल्यू क्या होगी, a डज नॉट इक्वल टू b है तो y की वैल्यू क्या होगी। आपको डायरेक्ट नहीं बताना है आंसर, आप ट्रूथ टेबल देखो पहले। हमें क्या देखना है, जब a की वैल्यू 0 है, ठीक है, जब a की वैल्यू 0 है तब y क्या होगा, जब a का वैल्यू 1 है तब y क्या होगा। अगर हमें ये देखना है तो सिंपली आप इस दो वेरिएबल के ऊपर आ जाओ, सिंपली आप दो वेरिएबल के ट्रूथ टेबल पे आ जाओ। अब देखो a की वैल्यू 0 है, मतलब इन दोनों कंडीशन की बात हो रही है, पहला दो के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में देखो a की वैल्यू 0 है, तो जब a की वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट में यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 और 1। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं भैया, कि ये जो आउटपुट मुझे मिल रहा है ना, ये इनपुट के बी से मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर बी 0 है तो ये आउटपुट भी 0 है, बी अगर 1 है तो आउटपुट भी 1 है। तो 0 के केस में हमें क्या मिल रहा है, ओके, 0 के केस में हमें भैया क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पे बी, सॉरी, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे बी। मतलब जो भी बी का वैल्यू होगा वो हमें एज आउटपुट मिलेगा। जब ए की वैल्यू 1 होती है ना, जब ए की वैल्यू 1 हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आप देखो 1 है ए की वैल्यू, तो ये दोनों की बात हो रही है, लास्ट दो टर्म, लास्ट दो वेरिएबल के इनपुट को हम देखेंगे इन दोनों के बारे में। तो जब ए की वैल्यू 1 है तो हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी का अपोजिट है। बी अगर 1 है, बी अगर 1 है तो उसका 0 आंसर आ रहा है आउटपुट में, बी अगर 0 है तो उसका 1 आ रहा है आउटपुट में। समझ आया, समझ आया। तो क्या निष्कर्ष निकलता है इस चीज से, क्या आउटपुट है हमारे पास भैया, बी बार। हमें यहाँ पे बी बार मिल रहा है, 0 है तो 1 आ रहा है, 1 है तो 0 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं भैया, जब ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, बी बार आएगी। अब हमें इन दोनों कंडीशन का देखना है कि ए बी अगर इक्वल है और ए बी अगर अपोजिट है, ठीक है, तो क्या वैल्यू होगा। ऊपर आते हैं, यहाँ पे अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी अगर इक्वल है, ए बी अगर इक्वल है तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में दोनों का वैल्यू 0 है और लास्ट स्टेटमेंट में दोनों का वैल्यू 1 है, मतलब दोनों इक्वल है। तो दोनों सिनेरियो में भैया आप आउटपुट देखो तो आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है। जब दोनों इनपुट मेरा सेम है तो आउटपुट हमें दोनों सिनेरियो में 0 0 मिल रहा है। मतलब जब दोनों सेम होगा तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। इतना समझ आया। अब देखो, अब हम अपोजिट की बात करते हैं। जब ए का वैल्यू 0 है तो बी का वैल्यू 1 है, जब ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू 0 है, मतलब अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन आउटपुट मुझे सेम मिल रहा है, आउटपुट मुझे 1 मिल रहा है। दोनों कंडीशन में जब ए डज नॉट इक्वल टू बी है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो 1 मिल रही है, और ऐसे जब सेम होता था तो 0 मिलता था। समझ आया, समझ आया। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख ये सकते हैं कि जब दोनों सेम है तो 0 मिलेगा, जब दोनों डिफरेंट है तो 1 मिलेगा। समझ आया, समझ आया क्या। अब एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत बहुत आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, देखो इधर, इधर देखो, ध्यान से समझना इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सॉर गेट हम बना रहे हैं, हम एक एक्सॉर गेट बना रहे हैं, ए है और ये बी है, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा भैया, आउटपुट में आपको मिलेगा भैया ए एक्सॉर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, इसमें दो दो कंडीशन मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान पूर्वक इस लेक्चर को देखने की कृपा करें, ठीक है, क्योंकि यही आपका भविष्य निर्माण के लिए सहयोग करेगा आपको। ज़्यादा हिंदी हो गया, अब चलो। हाँ देखो, अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे देखो आप ना,
इन चारों को देख के मुझे आंसर बताओ, इन चारों को देख के बताओ, ठीक है। इन चारों को देख के आंसर बताओ कि अगर अगर ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 मतलब इस कंडीशन की बात हो रही है भैया, ठीक है, इस कंडीशन की बात हो रही है। ए का वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ लिखो ए जब 1 है तो वाई क्या मिल रहा है, ये वाई है, ठीक है, ये भी वाई है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है मुझे। लेकिन अगर भैया मैं यहाँ पे ए की जो वैल्यू है ना वो ए इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, ध्यान से देखना, ए इज इक्वल टू मैं अगर 0 ले रहा हूँ, उस कंडीशन में वाई की जो वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू बी आएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू बी आएगा। इस चीज से मुझे क्या समझ आया, इस चीज से मुझे क्या समझ आया कि भैया जब a का वैल्यू 0 है तो मुझे b मिल रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। जब a का वैल्यू 0 है तब मुझे आउटपुट में b मिल रहा है, और ये वही b है जो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड इनपुट है। क्या बोला मैंने कि भैया जब a का वैल्यू 0 है तो मुझे आउटपुट में b मिल रहा है, और ये b सेम है जो मेरे दूसरा इनपुट का वैल्यू है, ठीक है, और ये b सेम है जो मेरे दूसरे इनपुट का इक्वल है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं बफर ऑपरेशन। बफर ऑपरेशन दिमाग में छाप लो इस चीज को। बफर ऑपरेशन का मतलब, बफर ऑपरेशन का मतलब कि जब हम कोई आउटपुट दे रहे हैं, जब हम कोई आउटपुट हमें मिल रहा है और वो ऐसा आउटपुट है जो मेरे सेकंड इनपुट से मैच कर रहा है, किसी भी इनपुट से मैच कर रहा है, तो हम उसको बफर ऑपरेशन बोलेंगे। गुस्सा दिमाग में, हम उसको बफर ऑपरेशन बोलेंगे। सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। जब भैया मेरा ए का वैल्यू 1 है, जब ए का वैल्यू 1 है मेरे पास, ए का वैल्यू जब मेरे पास 1 है, तो इस सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं भैया कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो बी बार मिल रहा है, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो बी बार मिल रहा है। तो भैया दूसरा इनपुट मेरे पास बी है और आउटपुट मुझे बी बार मिल रहा है, मतलब वेरिएबल तो वही है ना, वैल्यू तो वही है ना, बस कॉम्प्लीमेंट का चेंज आ रहा है, बस कॉम्प्लीमेंट का चेंज आ रहा है। तो जब कॉम्प्लीमेंट का चेंज आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे चलो ये चीज मैंने आपको पहले बता रखा है, ये चीज मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर ए है मेरे पास और कहीं पे ए बार है और बीच में हम कोई सा भी गेट लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हम नॉट गेट लगा रहे हैं, ठीक है, हम नॉट गेट लगा रहे हैं, तो ये ए बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम इन्वर्टर बोलते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं हम, इन्वर्टर बोलते हैं हम इस चीज को। समझ आया, इस चीज को याद रखना, हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। अबे वी कॉल इट एज इन्वर्टर, ठीक है। सेम कंडीशन में भैया इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी इन्वर्टर बोलेंगे, हम यहाँ पे भी इसको इन्वर्टर ही बोलेंगे, इन्वर्टर ही कंसीडर करेंगे। समझ आया, जब तक आप समझते हो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं वापस से। ओके, हम ना, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, फिर हम एक्सनॉर के बारे में देखें। एक कॉन्सेप्ट बाकी है अभी छोटा सा, उसके बाद हम एक्सनॉर के बाद बात करेंगे। तब तक आप लोग देख लो, कोई डाउट है तो तब तक आप कमेंट लाइक वगैरह कर दो, अगर मन है तभी करना, बिना मन के मत करना, ठीक है। अगर आपका मन करे सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, तो कर दिया करो। मैं ना ही बोलता हूँ कभी, ना ही बोलूँगा कभी, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए होगा, किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप क्या करोगे मालूम है, आप मेल करोगे डायरेक्ट, कमेंट बाजी नहीं करना यहाँ पे हमें, आप डायरेक्ट मेल करोगे codepact@gmail.com पे, codepact@gmail.com पे, एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है।
जब तक ये लेक्चर चल रहा है, जब तक ये प्लेलिस्ट कंटिन्यूड है डिजिटल लॉजिक का, तब तक नोट्स आपके लिए फ्री रहेगा। जब ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा फिर नोट्स आपका पेड रहेगा, 20-30 रुपए अराउंड। ठीक है, चलो इतना हमें समझ आ गया भैया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। अच्छा, एक टॉपिक बच रहा है ना, उसको देखो पहले। यहाँ पे मेरे भाई स्टार्ट करते हैं वापस, ठीक है ना। यहाँ पे भैया मुझे ये दिख रहा है कि एक कंडीशन में जब a की वैल्यू 0 है तो b मिल रही है मुझे, और जब a का वैल्यू 1 है तो मुझे क्या मिला, b बार। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि भैया a के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा है, सारा खेल तो a के ऊपर ही है ना। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम आने वाला है, आप अगर अच्छे से पढ़ते, आप सब चीज आपको याद है तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको कुछ नहीं याद है तो फेल हो जाओगे। यही कंडीशन है। तो ए के वैल्यू के हिसाब से आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम ए को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम ए को हम क्या बोलेंगे, ए को हम बोलेंगे कंट्रोल या फिर कंट्रोल्ड इनपुट। कंट्रोल या फिर कंट्रोल्ड इनपुट हम बोलेंगे किसको, ये ए को बोलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए के ऊपर सारा कुछ निर्धारित करता है, मतलब ए के ऊपर सब चीज डिपेंडेंट है। समझ आया? सारा खेल ए के ऊपर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल इनपुट बोलेंगे। ठीक है, बफर ऑपरेशन कब होता है, बफर ऑपरेशन की कंडीशन क्या है, आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक। सेकंड, इन्वर्टर कब होता है, आपको वो भी याद हो जाना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या होगी तब इन्वर्टर होगा और बफर ऑपरेशन क्या होगा। एक हम क्या बोलते हैं, एक हम बोलते हैं कंट्रोल इनपुट या फिर कंट्रोल्ड इनपुट। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने इनेबल और डिसेबल के ऊपर बात की था, हमने इनेबल और डिसेबल के ऊपर देखा था कॉन्सेप्ट। तो आप बताओ मुझे, इनेबल और डिसेबल ये दोनों की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इनेबल और डिसेबल की वैल्यू क्या होगी, बताओ, सोच के बताओ। हमने सारे ऑपरेटर्स में पहले वाले सब में इनेबल डिसेबल का देखा था। एंड गेट में याद है आपको, इनेबल कब होता था, जब वैल्यू 1 होता था उसका। डिसेबल कब होता, जब वैल्यू 0। सेम कंडीशन में और के केस में जब वैल्यू 0 होता है तो इनेबल होता है, वैल्यू 1 होता है तो डिसेबल होता है। ठीक है, नॉर के कंडीशन में इनेबल की वैल्यू कितनी होती है, 0, और डिसेबल की वैल्यू 1। वहीं पे नैंड की जो कंडीशन होती है तो इनेबल की वैल्यू 1 होती है और डिसेबल की वैल्यू 0। आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। अब हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि यहाँ पे ना आपको नोट डाल के लिखना है एक चीज कि इनेबल एंड डिसेबल आर नॉट वैलिड, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, और कंसिडर्ड नॉट वैलिड और नॉट कंसिडर्ड एन एक्सॉर ऑपरेशन। क्यों भैया, क्यों इनेबल और डिसेबल को हम रीड नहीं करते हैं एक्सॉर में, मुझे ये जवाब दे दो आप। हम इसलिए नहीं करते, ध्यान से समझो, इधर देखो, इधर मेरे साइड। हम इसलिए इनेबल और डिसेबल को एक्सॉर में यूज नहीं करते क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है, हम बेसिक ऑपरेटर्स को यूज करके बना रहे हैं। ठीक है, मैं एक टर्म बोल रहा हूँ अभी, उसका टर्म है कंट्रोल मैकेनिज्म। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंट्रोल मैकेनिज्म। जो भी हमारा बेसिक ऑपरेटर है, या फिर हम नैंड की बात करें या फिर हम नॉर की बात करें, तो ये सारे जो है ना, ये कंट्रोल मैकेनिज्म करते हैं, ये किसी ना किसी चीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सोर और एक्सनॉर की बात करते हैं ना, तो इनेबल और डिसेबल इसमें रीड नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये कंट्रोल मैकेनिज्म पे नहीं है कुछ काम करता। ठीक है, बिकॉज
ठीक है। Because it is not a control mechanism, not a control mechanism. It is just a combination. It is just a combination. It is just a combination of basic gates. क्या ऑन है क्या? ओके, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इश्यूज. समझ आया? इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक गेट्स, राइट? तो ये जो चीज है ना, ये हेल्प करेगी आपको, डेफिनेटली हेल्प करेगी. क्या समझ आया आपको इस शीट से? समझ भैया ये आया हमें कि हम एक्सॉर और एक्सनॉर में इनेबल डिसेबल को रीड नहीं करते. इसलिए नहीं रीड करते क्योंकि उसका काम नहीं है कंट्रोल मैकेनिज्म, कुछ कंट्रोल करने का काम ही नहीं है. कंट्रोल कौन करेगा? बेसिक गेट्स. ठीक है, डेराइव्ड भी करते हैं एक दो, लेकिन हम बेसिक गेट्स के बारे में देखते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है. समझ आ गया आपको? नेक्स्ट टर्म जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो कि एक्सॉर ऑपरेटर और गेट जो भी बोलना है इज कॉल्ड एज odd function. It is also called as odd function. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम odd function बोलते हैं. ये लाइन आपको याद होना चाहिए. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम odd function बोलेंगे. क्यों बोलते हैं हम इसको odd function? आप बताओ मुझे, हम XOR को odd function क्यों बोलते हैं? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि जब हम वैल्यूज रीड करते हैं ट्रुथ टेबल में, तो अगर हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट जो है मेरे पास उसमें ऑड नंबर ऑफ 1 आ रहा है या फिर n की वैल्यू रीड करते हैं ना. अगर n ऑड है तो 1 होता है, अगर इवन है तो 0 होता है. तो इसलिए तो ऑड फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि हम चेक करते हैं कि क्या नंबर ऑफ 1 ऑड है या नहीं है. ठीक है, इसीलिए हम इसको ऑड फंक्शन भी बोलते हैं. तो ये याद रखना. ठीक है, ये याद रखना आप लोग. अब हम बढ़े अपने एक्सनॉर के ऊपर. एक्सनॉर के बारे में स्टार्ट कर देना चाहिए हमें. ठीक है, एक्सनॉर. ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाएगा क्योंकि कल हमारा लेक्चर नहीं आया था एंड आज डेफिनेटली हम पोस्ट करेंगे इसको. तो एक्सनॉर के बारे में देखते हैं. एंड इसमें हमारा 40 मिनट गया, तो एक्सनॉर में भी अराउंड 30 से 40 मिनट जाएगा. एंड देयर आफ्टर हम रिलेशन देखेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, तो अराउंड 2-2.5 घंटे का होगा. ठीक है, मैनेज कर लेना अपने हिसाब से. अब एक्सनॉर की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले भैया क्या आता है मेरे पास? अब देखो, ये जो एक्सॉर है और ये एक्सनॉर है, ये दोनों दो इनपुट्स पे काम करते हैं. सबसे पहला तो पॉइंट आप ये लिखो, इट इज अ डिराइव्ड ऑपरेटर. सेकेंड आप ये लिखो, वर्क्स ओनली ऑन टू वेरिएबल या फिर सिर्फ 2 इनपुट लेता है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 इनपुट लेगा. ठीक है, अब इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड एज सबसे पहले आप एक डॉट लिखो. देखो, एंड में हम क्या करते हैं? एंड में डॉट लिखते हैं. ठीक है, एंड में डॉट लिखते हैं. नैंड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसका कॉम्प्लीमेंट देके. अब हम इसको एक्सनॉर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप डॉट लिखो और उसको इंसर्कल कर दो. आप डॉट लिखोगे और उसको इंसर्कल कर दोगे, हम ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका जो एक्सप्रेशन होगा,
इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो भैया क्या होगा, आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए ए एक्सनॉर बी, ए एक्सनॉर बी। अब भैया देखो, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, जैसे ये सिंपल टर्म है, ये सिंपल एक्सप्रेशन है इसका, क्या बोला मैंने कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये सिंपल एक्सप्रेशन है। जब हम एसओपी फॉर्म निकालेंगे, जब हम एसओपी फॉर्म निकालेंगे तो आप देखोगे कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना, कुछ अभी ऐसा लिखूंगा मैं, तो ये जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वो सेम ही आएगा, मतलब उसका एसओपी फॉर्म हम पहले ही डिफाइन कर रहे हैं। देखो क्या होता है इसका एसओपी फॉर्म। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि एसओपी फॉर्म और पीओएस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। सो वी कैन राइट ए बार बी बार और ए बी। समझ आया? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज और लिख सकते हैं भैया हम इसको। क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसको सबसे पहले इरेज करो, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि एग्जनॉर जो है ना, सबसे पहले ये समझो कि एग्जनॉर की जो हम बात कर रहे हैं, जो भी खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, इस ये जो है ना, ये जो हम एग्जॉर लिखते हैं ए एग्जॉर बी, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ये इसका नॉट ऑपरेशन होता है। समझ आया? तो आप ये लिखोगे कि एग्जनॉर, एग्जनॉर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और का, एक्स और का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे, ओके, इस लाइन को आपको याद रखना है। क्या बोल रहे हैं हम कि जब हम ये बोल रहे हैं कि जब जब एग्जनॉर हम देख रहे हैं, तो एग्जनॉर एक कॉम्बिनेशन होता है एग्ज और प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जॉर जो हमारे पास स्टेटमेंट आया, उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एग्जनॉर मिलने वाला है। समझ आया? तो इसलिए ये जो है ना टर्म, ये टर्म वैलिड है और ये टर्म भी वैलिड है। समझ आया? ये दोनों ही टर्म वैलिड है हमारे पास। ओके, दोनों ही टर्म वैलिड हैं, बोलना मत ये दोनों एक्सप्रेशन को। अब अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्या, हम जैसा कि सब में देखते हैं तो टेबल बनाते हैं 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लिए, तो जल्दी से फटाफट से बना लेते हैं उसको। सबसे पहले 2 वेरिएबल के लिए, सबसे पहले 2 वेरिएबल के लिए, फिर 3 वेरिएबल के लिए। ओके, ठीक है, तो 2 वेरिएबल के लिए बनाते हैं सबसे पहले। जैसा बन रहा आप लोग मैनेज कर लेना, एंड इससे अच्छा मैं कारीगर हूं नहीं कि आपको एकदम परफेक्ट बना के दूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज को लिखते हैं। ये 2 वेरिएबल के लिए है ए और बी, और ये ए बी सी। ठीक है, 2 वेरिएबल के लिए मेरे पास 4 ही होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आए, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है मेरे भाई, हमें फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना है इस चीज को, हमें फाइंड आउट करना है ए ए एक्सनॉर बी, ए एक्सनॉर बी। ठीक है, अब आप बोले भैया इतना दूर क्यों लिख रहे हो आप, बताता हूँ। इतना दूर इसीलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि हम बीच में कुछ लिखेंगे। ये पार्टीशन है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो सकता है बट आप ध्यान से समझना। ठीक है, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट
ये पार्ट, ठीक है, ये दो वेरिएबल के लिए है। पहले हम दो वेरिएबल का ही देखते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा दो आप, इसको आप कर दो डिलीट। ओके, देखो दो वेरिएबल के लिए हम अच्छे से देखते हैं पहले इसको। ये दो वेरिएबल का है। अब भैया हम बीच में क्या ला रहे हैं, देखो हम मैंने क्या बोला, एग्स नॉर जो है ना, ये एग्स और का कॉम्प्लीमेंट है, ये एग्स और का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये एग्स और का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम यहाँ सबसे पहले निकालेंगे एग्स और ए एग्स और बी। समझो समझो समझो, हम इसको, हम यहाँ पे एग्स नॉर को क्या लिख सकते हैं, और ए एग्स नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट, सेम है दोनों। तो जब ए एक्सॉर बी हम निकाल रहे हैं, तो आपको एक्सॉर में याद हो जाना चाहिए, एक्सॉर में हम नंबर ऑफ देखते हैं ऑड इनपुट। अगर 1 है ऑड इनपुट, देखो यहाँ पे 0 मिलेगा, क्योंकि भैया एक भी मुझे दिख नहीं रहा वहाँ पे, ठीक है, एक भी मुझे ये नहीं दिख रहा, एक भी 1 नहीं दिख रहा। दूसरे सिनेरियो में एक एक 1 है, एक मतलब ऑड, ऑड मतलब 1 आएगा। तीसरे कंडीशन में एक है, वापस 1 आएगा, और चौथे में 0 आएगा। एंड ये तो टेबल सेम है जो हमने ऊपर देखा है एक्सॉर की कंडीशन में। अब इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो हमारे पास एक्स नॉर आ जाएगा। तो 0 का 1 कर दो भाई, 1 का 0 कर दो, 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो। समझ आया, आप जस्ट उसका अपोजिट कर दो। ओके, अब हम यही देखो, तीन वेरिएबल का आप लोग कर लो, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है, जितना जल्दी हो सके ये चीज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके सिलेबस कवर करना है। इस चीज़ के लिए तीन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल आप अभी बनाओगे, बाद के लिए मत छोड़ना, आप अभी बना, उसका एसओपी लिखो, उसका पीओएस लिखो, ठीक है। मिन टर्म्स मैक्स टर्म भी कॉम्पैक्ट कैनोनिकल फॉर्म तक लिख लो आप। वैसे मैं दो वेरिएबल के लिए आपके लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम अगर एसओपी की बात करें, अगर हम एसओपी की बात करें तो एसओपी के लिए 1 देखते हैं, 1 देखते हैं जहाँ, वहाँ ए बी लिख दो, ए बी लिख दो, और किसका वैल्यू 0 है तो उसके ऊपर बार लगा दो। तो एसओपी क्या आ जाएगा मेरे पास, और पीओएस क्या आ जाएगा। एसओपी आ जाएगा मेरे पास भैया ए बार बी बार और ए बी। यही तो हमने ऊपर लिखा, यही तो हमने ऊपर लिखा भैया, ये मिला लो आप, बस आप मिलाओ यहाँ पे देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ए बार बी बार और ए बी, क्या ये सेम नहीं है जो हमने यहाँ लिखा है, क्या ये सेम नहीं है जो हमने यहाँ लिखा है। तो प्रूफ तो हो गया ना, एसओपी फॉर्म हमने जब निकाला तो प्रूफ तो हो गया ना कि हमने ऊपर सही देखा है। चलो अब हम पीओएस निकालते हैं, एसओपी निकल गया। पीओएस के लिए हम 0 देखेंगे, 0 जहाँ जहाँ है वहाँ पे ए और बी लिख दो, वहाँ पे ए और बी लिख दो, यहाँ पे भी ए और बी लिखेंगे। अब जहाँ जिसके जिसके ऊपर 1 है वैल्यू, तो बी के ऊपर 1 है, बी का वैल्यू 1 है तो बी के ऊपर लगाओ, और ए का वैल्यू 1 है तो ए के, ये पीओएस आ जाएगा। पीओएस क्या आया मेरे पास, ए और बी बार और ए बार और बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एसओपी एंड पीओएस फॉर्म, ठीक है। मिन टर्म्स मैक्स टर्म देखना है मेरे भाई, ये m0 m1 m2 एंड m3, ठीक है। तो m0 और m3 क्या है, एसओपी। पहले बात तो ये बताओ ये कौन सा एसओपी है, ये कैनोनिकल है, ये जो जो एक्सपेंडेड होता है ना, एक्सपेंडेड कैनोनिकल फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सपेंडेड कैनोनिकल एसओपी, ईसी एसओपी, ध्यान रखना इस बात का। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम ईसी एसओपी बोलेंगे, ठीक है। अब इसका हम अगर मिन टर्म्स मैक्स टर्म लिखें तो एसओपी के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, मिन टर्म्स ऑफ पीओएस को मैक्स टर्म के रिगार्डिंग लिखते हैं, मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर एसओपी के लिए हम लिखें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ एम, ठीक है, समेशन ऑफ एम क्या आएगा, m0 और m4 ही तो आएगा ना, सॉरी m3 ही तो आएगा ना, m0 और m3 ही तो आएगा ना, क्योंकि उसी से हमें अपने मिन टर्म्स मिल रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ गलत किया है,
छोटे छोटे चीज़ को हमें देखना है। हमने जब यहाँ पीओएस फॉर्म में देखा तो हमने यहाँ पे स्मॉल एम में रिप्रेजेंट किया, ये गलती मत करना। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ लिखोगे कैपिटल एम में M1 M2, ठीक है। अब जब हम इसका पीओएस लिखेंगे, पीओएस कैसे लिख सकते हो आप, पीओएस में हम क्या यूज करते हैं, समीशन थोड़ी यूज करते हैं, हम पाई यूज करते हैं। जब पाई यूज करोगे आप तो आप लिखोगे पाई एम एंड सिंपल है M1 M2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट कैनोनिकल एसओपी, कॉम्पैक्ट कैनोनिकल पीओएस। समझ आया, कॉम्पैक्ट कैनोनिकल एसओपी एंड कॉम्पैक्ट कैनोनिकल पीओएस, ये टर्म्स याद रखना, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन करता है। इतना समझ आया, वापस से थोड़ा सा प्यास ले जा रहा तो मैं लेट्स हैव सम वाटर फर्स्ट। सो समझ आ रहा होगा, एंड आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मत करो। ठीक है ठीक है ठीक है, इसके बाद ना हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं, और वो कॉन्सेप्चुअल हैं। ऐसा मत समझना कि हवा में हम खेलेंगे, बिल्कुल नहीं, हम हवा में पंच भी मारेंगे। ओके, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन है, लाइक चेक करना है, जैसा हम हर बार करते हैं। अगर हमें चेक करना है भैया, क्या चेक करना है कि अगर a इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b क्या होगा, मतलब y की वैल्यू क्या होगा, a डज नॉट इक्वल टू b तो y का वैल्यू क्या होगा। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग नॉर्मली सोचोगे, अगर आप लोग नॉर्मली सोचोगे तो आप इस चीज को सॉल्व करने के लिए जाओगे ट्रुथ टेबल के पास, ठीक है, जो कि एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी स्मार्ट होगे तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि भैया वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली एक्सॉर के पास जाएंगे। एक्सॉर में हमने सेम ऐसा कंडीशन देखा था, एक्सॉर में हमने सेम ऐसा कंडीशन देखा था जहां आपने बताया था ये चीज, तो एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा ना, एक्सॉर का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ना। अब आप देखोगे कि भैया आपने बताया था जब एक्सॉर में, एक्सॉर का जब हम देखेंगे तो ए का वैल्यू जब 0 होता था उसमें तो वाई का वैल्यू बी होता था, ए का वैल्यू जब 0 होता था तो वाई का वैल्यू बी होता था। ऊपर देख सकते हैं हम, रुको मैं खोज के निकालता हूँ इसको। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मिल रहा है आपका, ये एक्सप्रेशन मिल रहा है आपको। ए का वैल्यू जब 0 है तो वाई बी है, ए का वैल्यू जब 1 है तो वाई बी बार है, ठीक है। और दोनों इक्वल है तो 0, दोनों अपोजिट है तो 1। अब इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमें एक्स नॉट मिल जाएगा ना, एक्स नॉट का सारा चीज, ठीक है। समझ आ रहा ना आपको, तो अगर ए जब 0 है तो वाई का वैल्यू बी है एक्सॉर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। जब ए का वैल्यू 1 है तो वाई का क्या होता था, बी बार होता था, किसमें, एक्सॉर में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ बी हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, समझ आया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा। जब दोनों इक्वल थे, एक्सोर के कंडीशन में याद करो, जब दोनों इनपुट हमारा सेम होता था तो 0 होता था, अब यहाँ पे 1 होगा। और जब अपोजिट होता था तब 1 होता था, यहाँ पे 0 हो जाए। कॉम्प्लीमेंट कर दो ना डायरेक्ट, क्यों उतना लोड लेना अपने को, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट मारो। हम्म हम्म एक चीज मैं बताना भूल गया, एक चीज बताना भूल गया, देखो ध्यान पूर्वक इस चीज को देखने की कृपा करें। हम दो स्टेटमेंट्स लिखने जा रहे हैं,
एंड दोनों ही आपको अपने मस्तिष्क में चिपकाना है। दो इनपुट एक्स और को हम क्या बोलते हैं? एक्स और को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी चेकिंग गेट। नहीं दिखाई दे रहा है ढंग से तो मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। दो इनपुट एक्सऑर को हम क्या, एक्सनॉर नहीं बोल रहा मैं, एक्सऑर बोल रहा हूँ। एक्सऑर को हम इनइक्वालिटी चेकिंग गेट बोलते हैं। और सिमिलरली दो इनपुट एक्सनॉर को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लॉजिक गेट या फिर इक्वलिटी चेकिंग गेट। क्या बोला मैंने? एक्सऑर को हम इनइक्वालिटी चेकिंग गेट बोलते हैं, वहां जहां पे हम एक्सनॉर को इक्वालिटी चेकिंग गेट बोलते हैं या फिर कोइंसिडेंट लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म है ना, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस टर्म, इनइक्वालिटी चेकिंग गेट, कोइंसिडेंट लॉजिक गेट और इक्वालिटी चेकिंग गेट। गेट में प्रैक्टिकल आता है, हमें सबको पता है कि प्रैक्टिकल आता है, लेकिन थ्योरी भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स ऑल्सो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या इनेबल डिसेबल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? इनेबल डिसेबल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? बताओ। देखो भैया, आपने पहले एग्जॉर में ही बताया था, थोड़ा सा भी अगर आपने लेक्चर में थोड़ा सा ध्यान दिया है तो आपको पता होगा कि भैया आपने इनेबल और डिसेबल बता रखा है कि नहीं होते। एक्सॉर और एक्सनॉर में इनेबल डिसेबल को हम रीड नहीं करते। क्यों नहीं रीड करते? क्योंकि उसका काम कंट्रोल मैकेनिज्म का नहीं है। उसका काम सिंपली क्या है? सिंपली वो बस हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट करके उससे बनाया गया है। इट्स नॉट मेड फॉर यानी कंट्रोल मैकेनिज्म। अब एक चीज देखना है, तो इस केस में डायरेक्ट आपको काट देना है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ओके, पॉसिबल नहीं है। ये नोट्स चाहिए आपको? नोट्स चाहिए क्या इतना जो हमने लिखा है? मैं इसको डिलीट कर दूं क्योंकि ये हैंग कर रहा है। अब अभी हैंग करने लगा, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इसको करेंगे डिलीट। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी थोड़ा सा फास्ट हो जाना चाहिए। ओके। हम्म। ओके, अब हम देखते हैं कि हम एक्सनॉर जो है ना अपने पास, एक्सनॉर, ओके, एक्सनॉर जो है इसको हम एक्सॉर कब बोल सकते हैं? या फिर एक्सनॉर है, तो ये एक्सनॉर के बार के इक्वल कब हो सकता है? एक्सनॉर एक्सॉर के इक्वल कब होता है? या एक्सनॉर एक्सनॉर के एक्सॉर सॉरी एक्स और एक्सॉर के बार के इक्वल कब होता है? देखो, जब इक्वलिटी की बात है ना, तो ये दोनों इक्वल कब होते हैं? देखो, जब इक्वलिटी की बात हो तब ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब इक्वलिटी की बात होती है तब ये इक्वल तब होते हैं जब ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, जब ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो। ठीक है, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है, इवन नंबर ऑफ वेरिएबल होता है, तब ये एक्स नॉट जो होता है ना, वो एक्सॉर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है।
एक्सनॉर जो होता है वो एक्सॉर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लेना, ये चीज़ आप याद कर लेना। ओके, ठीक है, समझ आया इतना? अब हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। कौन सा टॉपिक है भैया अपने पास? अपने पास है एसोसिएटिविटी। अपने पास है कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें से अपने को दो कंक्लूजन से मतलब है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस चीज को। ओके, एसोसिएटिविटी की जब हम बात करते हैं तो हमें दो चीज देखना है। एक ये है भैया कि एसोसिएटिविटी जो हम बेसिक गेट में देखते हैं, जैसे कि एंड में आप बात कर लो, आप और में बात कर लो, या फिर आप एक्सॉर में बात कर लो। एंड और या फिर एक्सॉर में जब आप बात करोगे तो उसमें जो है ना एसोसिएटिविटी वैलिड होता है, ये वैलिड है एसोसिएटिविटी इसमें, इस कंडीशन में। लेकिन जब उसी टाइम में अगर आप ऐसे के ऊपर बात करोगे जैसे कि नैंड हो गया या फिर नॉर हो गया, तो इसमें एसोसिएटिविटी जो होता है वो नॉट वैलिड होता है। ठीक है, एसोसिएटिविटी जो होती है इसमें वो वैलिड नहीं होती है। इसका मतलब समझाइए भैया, इसका मतलब ये है कि, बताता हूँ, एसोसिएटिविटी का मतलब आप एक को यूज करके दूसरा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप एक, जैसे देखो अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हम एंड गेट को यूज करते हैं। ठीक है, हम एंड गेट को यूज करते हैं, मतलब आप सेम गेट को यूज करके सेम ऑपरेशन निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बनाऊं तो क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास एक एंड गेट है। ठीक है, हम दो इनपुट ले रहे हैं ए बी, हम दो इनपुट क्या ले रहे हैं, ए बी। ठीक है, और हम तीन इनपुट चाहते हैं, लाइक और हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हम एक और एंड गेट लेते हैं और इसका इनपुट ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये सी रहेगा, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए बी सी मिलेगा। हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ए बी सी। ठीक है, जो कि वैलिड है, जो कि सही तरीके से वैलिड है। लेकिन इसी तरीके से भैया अगर हम यहाँ पे नैंड की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे नैंड की बात करते हैं तो नैंड में क्या होता है, नैंड में इसका अपोजिट होता है। एंड में अगर ए बी है तो नैंड में ए बी का बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नैंड को यूज करके अगर हम ये चीज परफॉर्म करते हैं तो ए बी हो गया, एंड यहाँ पे हम वापस से एक लेते हैं, वापस से हम यहाँ ए बी सी लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। अब ए बी का, ये जो है ए बी का नैंड क्या आएगा, ए बी बार आएगा, ए बी का ए बी बार आएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, इधर कर लो थोड़ा सा, रिजल्ट मिलेगा मुझे ए बी बार, एक मिनट, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे, ए बी बार सी का होल बार, मतलब कि ए बी सी बार। ठीक है, क्या ये इक्वल है क्या, क्या ये इक्वल है क्या ए बी सी बार के, ए बी सी बार के। हमें ये रिजल्ट से मतलब था, लेकिन मिला मुझे क्या, मिला मुझे ये। तो क्या ये वैलिड है, नहीं भैया, मतलब ये एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता, ये वैलिड नहीं है। हमें क्या चाहिए था, ए बी सी का बार चाहिए था, लेकिन मिला क्या, ए बी सी बार, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो भैया कि यहाँ पे आपने सारा गेट तो लिया, सारा ऑपरेटर्स तो लिया, लेकिन आपने एक्सनॉर को नहीं लिया, आपने एक्सनॉर को नहीं लिया, क्यों ऐसा, बताओ। ऐसा इसलिए मेरे भाई, क्योंकि एक्सनॉर में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि
दो वेरिएबल से ज़्यादा वो नहीं लेगा। अगर हमें दो से ज़्यादा, देखो एसोसिएटिविटी की हम कब बात करते हैं, जब हम मोर देन दो दो इनपुट्स की बात करते हैं, लेकिन एक्सनॉर में हम दो इनपुट ज़्यादा नहीं ले सकते, तो कोई मतलब नहीं है उसका बात करने का। ठीक है, होप सो समझ आया होगा आपको। डाउट लगे इस पॉइंट पे तो पिन कर देना, कमेंट कर देना, अभी जाके कमेंट कर दो। ओके, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। राइट, वैसे ही प्रॉब्लम रहती है सबके लाइफ में, बट डोंट वरी, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक्सॉर ए बी बार एक्सॉर ए कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है ए एक्सॉर बी बार एक्सॉर ए एक्सॉर बी। ठीक है, या 10 सेकेंड कंप्लीट करो इसको। कैसे होगा, दिमाग लगाओ। देखो कहीं दिमाग ना जाए ना, मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर किसी भी पॉइंट पे दिमाग कहीं ना जाए तो आप तो टेबल को जाके देख लो एक बार, समझ आ जाएगा कहाँ से क्या बन रहा है। समझ आ गया। कैसे कर सकते हैं इसको अपन, सिंपल ही है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। समझ आया थोड़ा सा भी। चलो, सबसे पहले देखो कि हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन आते ही ये ट्राई मत करो कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे। बता रहा हूँ मैं, अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। जब भी क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन भेज रहा है, आप उसको एक्सपेंड करने की कोशिश मत करो। एक्सपेंड तब करो जब कुछ सॉल्व ना हो। पहले डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले डायरेक्टली उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तो भैया हम ये देख पा रहे हैं कि ए और ए बार का जब हम एक्सॉर करेंगे, मतलब अगर 0 और 1 होता है या फिर 1 और 0, ट्रुथ टेबल में ये जाके देखो आप, जब भी ये होता है तो वैल्यू क्या आती है मेरे पास, वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू मेरे पास 1 आएगा। लेकिन जब ए एक्सॉर ए है, मतलब जब दोनों सेम होते हैं, सेम जब होते हैं तो 0 आता है। तो भैया यहाँ से मैं कंक्लूड क्या करूं, कंक्लूड आप ये करो, कंक्लूड आप ये करो कि ये दोनों मिला के मेरे पास, ये दोनों मिला के मेरे पास ये हो जाएंगे 1 एक्सॉर ए बी बार, 1 एक्सॉर ए बी बार। ठीक है, अब देखो, अब एक ऐसा भी कंडीशन था जिसमें कि हम 1 देखते थे। अगर ए का वैल्यू 1 होता है, अगर ए का वैल्यू 1 होता है, मैंने तो मिटा दिया, आप जा भी नहीं सकते। ए का वैल्यू जब 1 होता है तो ए का जब हम एक्सॉर करते हैं किसी और टर्म के साथ, ए का वैल्यू जब भी 1 होता है तो हमें क्या मिलता है, बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको याद है, मुझे याद आ रहा है कि अभी हमने देखा था कि जब ए का वैल्यू 0 होता है, ए का वैल्यू जब 0 होता है तो हमें बी मिलता था एक्सॉर की कंडीशन में। लेकिन ए का वैल्यू जब 1 होता है तो हमें उसका बार मिलता है, बी बार। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भैया हमें मिलेगा ए बी बार का होल बार इज इक्वल टू ए बार बी। हमें क्या मिल रहा है, ए बार बी मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये आंसर होगा फर्स्ट का। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड की अगर हम बात करें तो देखो, एक तो सिंप्लीफाई कर लो आप, एक तो सिंप्लीफाई कर लो, दो दो तरीके हैं, देखो सिंप्लीफाई कर लो। ए एक्सॉर बी को आप क्या मान लो, एक्सॉर बी बार को एक्स मान लो, और ए एक्सॉर छोड़ो, ओके नहीं मान सकते, हटाओ, आगे जाके प्रॉब्लम देगा, मत करो। सिंपली आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो, आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो, ए एक्सॉर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्सॉर ए एक्सॉर
बी एक्सॉर बी बार लिख सकते हैं, राइट। तो ए एक्सॉर ए कैसा होगा, कितना होगा? हमने अभी देखा कि जब दोनों वैल्यू सेम होती है, या तो 0 0 या तो 1 1, जब सेम होगा तो वैल्यू 0 आएगा, और जब अपोजिट होगा तो वैल्यू 1 आएगा। मतलब इसका वैल्यू भैया मेरे पास 1 आएगा। एक्सॉर में हमें क्या देखना रहता है? ऑड नंबर ऑफ 1। तो यहाँ पे एक है, एक एक का मतलब ऑड है, ऑड है मतलब यहाँ पे 1 आएगा। अगर यहाँ पे 1 एक्सॉर 1 होता तो मेरे पास 0 आता। समझ आया क्या? लेकिन नहीं है 1 एक्सॉर 1, तो 1 एक्सॉर 0 है, तो 1 आएगा आंसर। समझ आ गया? अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर हम अपने रिलेशंस के ऊपर जाएंगे। व्हाट इज द टाइम? ओके 15:10। चलो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5-2 घंटे तक तो खींच ही सकता हूँ मैं, क्योंकि सिलेबस जल्दी करना है यार, बहुत जल्दी करना है। एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है मेरे पास कि मेरे पास एक्सनॉर गेट है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। मेरे पास एक्सॉर गेट है, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम देखो, ए है मेरे पास वैल्यू, एंड हम यहाँ पे मल्टीपल एक्सॉर गेट लेंगे, मल्टीपल कितना होगा भैया? ये हमारा 20 तक जा रहा है, ये हमारा 20 तक जाएगा, ठीक है। ये लास्ट 20वां है, 28th है, ओके। 20वां एक्सॉर गेट है। और ये सेकंड मुझे क्या मिल रहा है? अच्छा, यहाँ पे 1 ले लो आप, यहाँ पे आप क्या लोगे? 1 लोगे, एंड यहाँ पे ए लोगे। तो इस कंडीशन में क्या है ना, कि सबके पास अपन 1 भेजते हैं, ओके। तो y की वैल्यू क्या होगी? सबके पास अगर 1 भेजे अपन, तो y की वैल्यू क्या होगी? ये है क्वेश्चन अपने पास। क्या किया हमने? एक्सॉर गेट लिया है, एक्सॉर का कॉम्बिनेशन, एंड इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं? कैस्केडेड फॉर्म है ये, ठीक है, कैस्केडेड फॉर्म। अब एक इनपुट का वैल्यू 1 है, दूसरा इनपुट का वैल्यू ए है, तो हमें 20वें एक्सॉर गेट के बाद आउटपुट क्या मिलेगा? 20वें एक्सॉर के बाद आउटपुट क्या मिलेगा? बताओ। अगर एक वैल्यू 1 है एक्सॉर के केस में, ओके, अगर एक का वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वैल्यू उसका? इसका वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 0, ठीक है। वापस जब वो एक्सॉर के बाहर जाएगा तो वापस इसका 1 हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब अगर सिंगल ऑड पे जा रहा है, ये ऑड पे जा रहा है तो उसका वैल्यू 0 होगा, और जब इवन पे जा रहा है, तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो 28th वाले पोजीशन पे ये इवन है तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 1। तो आउटपुट में 1 ही आएगा। समझ आया? आउटपुट में 1 ही आएगा। हमने लिखा था, याद है आपको? हम्म? हमने लिखा था, याद है? जैसे कि ए का वैल्यू अगर 1 होता है तो वाई का वैल्यू क्या होगा? याद आया? चलो दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ ऐसा है
ए एक्सॉर ए एक्सॉर, अच्छा ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर, ठीक है, ये कंटिन्यूड है, एन तक है। ओके, अब ये क्वेश्चन को सुनो पहले, उसके पीछे एक लॉजिक है। यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है अगर एन ऑड होगा, यहाँ पे एन नंबर तक हमारे पास ए एक्सॉर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो एन जब ऑड होगा तो क्या वैल्यू होगा, और एन जब इवन होगा तो क्या वैल्यू होगा। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सॉर गेट्स। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना ध्यान से। देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सॉर गेट्स, सो एन अगर ऑड होगा तो क्या वैल्यू होगा, और एन जब इवन होगा तो क्या वैल्यू होगा, बताओ। भैया आपने बोला था कि यहाँ पे आपको क्या हेल्प करेगा, यहाँ पे आपको हेल्प ये करेगा कि ए एक्सॉर ए जो होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ए एक्सॉर ए जो होता है वो ज़ीरो होता है, बस यही काम देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताओ भैया मुझे, आप ये बताओ, चलो कुछ थोड़ा सा भी समझ आया क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर टोटल नंबर ऑफ एन, एन क्या है, नंबर ऑफ एक्सॉर गेट, नंबर ऑफ एक्सॉर जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एन अगर ऑड होगा, नंबर ऑफ एक्सॉर यहाँ पे ऑड होगा तो क्या वैल्यू होगा, और यहाँ पे अगर इवन होगा तो क्या वैल्यू होगा। काफ़ी लोग सॉल्व कर चुके होंगे एंड काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, तो देखते हैं इस चीज़ को ना आप ऐसे समझो कि यहाँ पे मैंने बोला क्या है, पहले मैंने जो बोला उसको रिमाइंड करो। मैंने बोला है नंबर ऑफ एक्सॉर गेट। आप यहाँ वेरिएबल मत समझ लेना कि 1 2 3 वेरिएबल मतलब 3 ऑड हो गया, नहीं। आपको यहाँ देखना है कि 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3 एक्सॉर, ठीक है, ऐसे देखना। मैंने एक्सॉर गेट का बात किया, मैंने ऑपरेशन का बात किया, ठीक है, मैंने ऑपरेशन का बात किया। तो यहाँ पे इसी को हम अगर ऐसे लिखते हैं, ए एक्सॉर ए एंड ए एक्सॉर ए एक्सॉर, तो यहाँ पे एक्सॉर कितना है 1, ऑपरेशन कितना हो रहा है, एक ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहा है, और ये एन तक जाएगा, अपने को मतलब नहीं, अपने को इवन ऑड देखना है, ठीक है। तो एक ऑपरेशन जब हो रहा है तो ए एक्सॉर ए क्या मिलेगा, 0, मतलब ऑड के केस में 0 मिल रहा है और इवन के केस में 1 मिलेगा। ऑड के केस में 0 मिल रहा है, इवन के केस में 1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन 1 नहीं मिलेगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ए मिलेगा अपने को, ठीक है। ए एक्सॉर ए 0, एक्सॉर ए जब करेंगे तो वो ए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास वैल्यू, अपने पास वैल्यू ये हो जाएगा कि जब ऑड है तो 0 मिलेगा, जब इवन है तो ए मिलेगा अपने पास। समझ आया। वही अगर मैं आपसे ये पूछता कि इफ एन एन इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल, अब मैं गेट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इफ एन इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो अगर एन ऑड होगा तो क्या होगा, एन अगर इवन होगा तो क्या होगा। जब हम यहीं से बात करो, जब हम ये बोलते हैं कि ए एक्सॉर ए, या फिर ए एक्सॉर ए एक्सॉर, या फिर सिंपल सिंपल ए एक्सॉर है, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पे एन का वैल्यू 3 है। क्यों भैया ऐसा, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल ए, हम ए की बात कर रहे हैं, अब हम ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, जब मतलब 2 मतलब इवन, इवन मतलब 0, यहाँ पे 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब ए, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब इवन के लिए 0, एन इज इक्वल टू अगर ऑड होगा और एन इज इक्वल टू जब इवन होगा, तो ऑड के केस में हमें ए मिल रहा है, और ऑड के केस में हमें ए मिल रहा है, अरे ऑड के केस में हमें ए मिल रहा है, इवन के केस में 0 मिल रहा है, ठीक है, समझ आया। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन देख के समझना है, आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि भैया पूछ क्या रहा है।
अगर वो एन जो डिफाइन कर रहा है वो क्या वो ऑपरेशन के लिए डिफाइन कर रहा है, या जो एन है वो क्या वो वेरिएबल के लिए बोल रहा है, क्या है क्या ये। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा सोच रहे होगे या बहुत लोगों से बन भी गया होगा, तो इजी था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखने वाले हैं कुछ रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन किस चीज के ऊपर भैया, रिलेशन देखेंगे एक्सॉर और एक्सनॉर के ऊपर। तब तक के लिए 15-20 सेकंड का गैप लो, एंड तब तक मुझे पानी पीने दो थोड़ा सा। ठीक है, रिलेशन देख लेंगे, एंड रिलेशन देखने के बाद हम दो प्रॉब्लम करेंगे जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद हम यूनिवर्सल गेट जो है ना, यूनिवर्सल गेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चला जाएगा नहीं तो। ठीक है, ओके। और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे ये हम कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हैं, फिलहाल के लिए पढ़ते हैं। ओके, इतना समझ आया, इतने प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है इतना जो हमने एग्जांपल्स किए हैं, कोई भी तरीके का देखो, ये सब चीज़ ना डाइवर्स, मतलब ये सारे गीट एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। 2002 में, 1998 में, ये सारे मैंने मिक्स रखे हैं ऐसे। ओके, अब हम बढ़ते हैं रिलेशंस के ऊपर। अब ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से कृपया करके आप लोग देखिएगा। रिलेशंस ऑन एग्स और एंड एक्सनॉर, रिलेशंस ऑन एक्सॉर एंड एक्सनॉर। ठीक है, ओके। रिलेशन देखना है ना, एक एक करके देखें। चलो, लिखते जाना। फर्स्ट रिलेशन, ठीक है, लिखते जाओ बस। ए एक्सॉर ए क्या होता है, सोचने का टाइम बाद में अपने को मिलता रहेगा, अब बस लिखो ए एक्सॉर ए, जीरो। ठीक है, सेकेंड, ए एक्सॉर ए बार इज इक्वल टू वन। ये ना शॉर्टकट्स हैं, प्रॉपर्टीज में काम आएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी मान के चलो जो अपने को सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे। ठीक है, थर्ड, ए एक्सनॉर ए इज इक्वल टू वन, जस्ट अपोजिट। एक्सनॉर क्या है, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट, तो अपोजिट कर दो। कोई एक भी याद रहेगा दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे आप लोग। फोर्थ जो हो जाएगा, फोर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्सनॉर ए बार। ए एक्सनॉर ए बार की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा ये, जीरो। फिफ्थ, ए एक्सनॉर ए एक्सनॉर ए एक्सनॉर जीरो इज इक्वल टू ए बार। सिक्स्थ, ए एक्सनॉर वन इज इक्वल टू ए। सेवेंथ, ए एक्सनॉर, अच्छा सॉरी, ए एक्सनॉर जीरो इज इक्वल टू ए। एट्थ, ए एक्सनॉर वन इज इक्वल टू ए बार। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो ना, आप वो इमेजिन करना जो हम लिखते थे ना, ए इज इक्वल टू इतना तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वो आप याद करना, तो उससे सारा कुछ आपको रिवाइंड हो जाएगा एक बार। ठीक है, नाइन देखे तो ए एक्सॉर ए बार लिखा है हमने कहीं, हाँ यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ए एक्सनॉर ए बार लिखा है, यह भी लिखा है। ठीक है, तो ए बार एक्सनॉर बी बार इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी। ठीक है, 10,
ए एक्सनॉर बी बार, ए एक्सनॉर बी बार इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी। ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो याद हो जाना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। एक ये वाला है, एक ये वाला है, याद रखना है हमें। और एक अभी हम देखेंगे 11th हो जाएगा। ए बार एक्सॉर बी बार, ए बार एक्सॉर बी बार, ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी। ये दोनों को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे थोड़ी देर में। फिर 12th आ गया अपने पास। ए एक्सॉर बी बार इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी बार, ए एक्सनॉर बी बार। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको सेपरेट करके लिखते हैं। अगर ए एक्सनॉर बी सी है, ठीक है, और ए एक्सनॉर सी इज इक्वल टू बी है, और बी एक्सनॉर सी इज इक्वल टू ए है, तो ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी की वैल्यू क्या होगी? पहला। ठीक है, थोड़ा सा अभी कंफ्यूज नहीं होना है, हम ऐसे ही देख रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, अबे यार क्या हो गया? देखो, अब अगर हम बात करें दूसरा कि ए ए एक्सनॉर बी एक्सॉर एक्सॉर सी इज इक्वल टू डी, तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर डी इज इक्वल टू सी, बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू सी एक्सॉर डी, ए एक्सॉर सी इज इक्वल टू बी एक्सॉर डी, बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू ए एक्सॉर डी। तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी की वैल्यू क्या होगी? कंफ्यूज नहीं होना है, वापस से पढ़ो 2 मिनट पहले, अच्छे से पढ़ लो, फिर हम एक दो को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमने मार्क कर रखा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड बाकी का भी देखेंगे। ये हमारा रिलेशन एग्जिस्ट करता है एक्सॉर और एक्सनॉर के बीच में। ठीक है, एक्सॉर और एक्सनॉर के बीच में ये भाई साहब रिलेशंस हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नोट्स में उतारना है तो उतार लो, वीडियो को पॉज करके। अब हम सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, एक ये और एक ये बड़ा वाला जो हमने लिखा है ना, उसको। तो सिंपल सा बात है यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे मेरे भाई, कि ए एक्सनॉर बी है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, ए एक्सनॉर बी है यहाँ पे, देखो, रुको, ए एक्सनॉर बी दिख रहा है यहाँ पे। ए एक्सनॉर बी क्या दे रखा है? सी दे रखा है। और यहाँ पे ए एक्सनॉर बी का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे सी पुट कर सकते हैं। और सी एक्सनॉर सी क्या होता है? सी एक्सनॉर सी क्या होता है? 1 होता है। ए ए एक्सॉर ए 0 होता है। और इससे हमें क्या याद रखना है? एक्सनॉर में अगर कोई सेम है, ए एक्सनॉर ए है तो 1 होगा। ठीक है, तो सी एक्सनॉर सी 1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। सिमिलरली यहाँ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का, तो वो क्या आ जाएगा? डी। यहाँ से तो डी एक्सॉर डी क्या होगा? एक्सॉर जब हम करते हैं तो वो 0 आता है, राइट? सेम इनपुट्स के लिए आप अगर एक्सॉर करोगे तो 0 आएगा, अन्यथा वो 1 आता है। समझ आया? तो ये पूरा रिलेशन है। अब हम दो चीज को एक्सपेंड करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, भैया कि क्या है एक्सप्रेशन अपने पास। एक्सप्रेशन है हमारे पास ए बार एक्स नॉर बी बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
ए बार एक्स नॉट बी बार। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप ना एक्स मान लो भैया, एक्स मान लो ए बार को और वाई मान लो बी बार को। ए बार को हमने एक्स माना और बी बार को हमने वाई माना। तो जब ये मानते हैं ना हम, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। देखो कैसे, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ए एक्स एक्सोर वाई। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। अब इस एक्स एक्सोर वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, याद है क्या? एक्सोर में एक्स बार वाई और वाई बार एक्स लिख सकते हैं ऐसा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, एक्स की जगह पे ए बार, तो ए बार का बार वाई, सॉरी वाई की जगह पे बी लिख दो, बी बार। ठीक है, और में आ जाएगा बी बार का बार और एक्स में ए बार। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि ए बी बार और बी ए बार। ठीक है, बी ए बार। तो इनडायरेक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए ए ए एक्स और भी लिख सकते हैं ना। सिंपल भाई सिंपल, यही तो हम एसओपी फॉर्म में निकालते थे, यही तो हम एसओपी फॉर्म में निकालते थे। ठीक है, एंड सेम सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, जहां भी बार दिखे, जहां भी कॉम्प्लीमेंट दिखे, आप उसको एक्स मान लो। सिमिलरली आपको इस टर्म में भी वही करना है। ए एक्स नॉर है ना, अबे ए एक्स नॉर बी बार है ना, तो बी बार को आप क्या करोगे, एक्स मान लोगे। ठीक है, एक्स मान लोगे तो ए एक्स नॉर क्या हो जाएगा, ए बार एक्स बार, और में हो जाएगा ए एक्स। वापस से पुट कर दोगे, आपका आ जाएगा। ओके, तो अब ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, तो अपन इसको जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ओके, इतना समझ आ गया। अब इस पॉइंट में, इस पॉइंट पे हमें एक चीज़ देखना है। इतना समझ आ गया, सारा कुछ हमने समझ लिया। अब भैया हमारा जो यहाँ पे, हम जो इस पॉइंट पे आके खड़े हैं, वहाँ पे हमारा जो भी गेट था, जो भी बेसिक गेट था, जो भी डेराइव्ड गेट है, कंप्लीट होता है। लेकिन एक गेट बच रहा है। एक गेट कौन सा है भैया अपने पास? इसको हम बोलते हैं बफर गेट। वी कॉल इट एज अ बफर गेट। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए वाई इज इक्वल टू ए। देखो बफर गेट कुछ नहीं होता, बफर गेट कुछ नहीं होता, जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट देगा। क्या लिखना है आपको? ओके, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ओके ओके ओके, करेगा। देखो क्या बोला मैंने, बफर में गेट में जो इनपुट होगा हमारे पास, वही इसको आउटपुट में मिलेगा, वही इसको आउटपुट में मिलेगा। तो भैया मतलब क्या है, जो मेरे पास इनपुट है वही आउटपुट में मिल रहा है, तो मतलब क्या है इसको यूज करने का, मतलब क्या है बफर गेट को यूज करने का? बफर गेट हमें डिलेस प्रोवाइड करता है। लिख लो कहीं पे लिख लो। बफर गेट हमें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स डिले इन डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में हमें डिलेस प्रोवाइड करता है। आसान सा मतलब समझो आप, कि आपको कोई आउटपुट 10 सेकंड बाद चाहिए, 20 सेकंड बाद चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं अगर कुछ आपको बता रहा हूँ और वो चीज़ समझने के लिए आपको 10 सेकंड चाहिए, वो चीज़ समझने के लिए आपको 20 सेकंड चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि डिले है। इस बीच में जो डिले है, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप तुरंत समझ पा रहे हो, लेकिन कोई ऐसा बंदा होगा जिसको 10 सेकंड बाद समझ आया होगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो डिले कितना है? डिले 10 सेकंड का है। वही चीज़ सेम बफर गेट काम करता है, कि अगर आपको कोई आउटपुट
किसी पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद चाहिए, तो वो ये चीज़ डिले प्रोवाइड करने में मदद करेगा हमारी। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये कहानी था बफर गेट का, ये कहानी था बफर गेट का। अब हम एक दो और प्रॉब्लम करेंगे, देयर आफ्टर हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम करने हैं हमें। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 ये है भैया कि मेरे पास नॉट गेट है। ध्यान से देखना, 3 4 और ये 5। ठीक है, मेरे पास नॉट गेट है एंड ठीक है, मेरे पास नॉट गेट है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है, देखो सवाल ये है, अब ये ऑन किसने छोड़ा? ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, ध्यान से देखो और बताओ। क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन ये है भैया, क्वेश्चन ये है कि हमने नॉट गेट लिया है, हमने नॉट गेट लिया है, एंड हर एक नॉट गेट के बाद जो टाइम पीरियड है, जो डिले है, जो डिले है वो 100 पिको सेकेंड है। ध्यान से समझो। जैसे कोई इनपुट दिया, हमने कुछ इनपुट दिया, प्रोपगेशन डिले, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले क्या होता है? सिंपल डिले मान के चलो, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं और आपको वो चीज समझने में 10 सेकेंड लगे, तो डिले कितना हुआ? प्रोपगेशन डिले। ठीक है, आप कुछ इनपुट दे रहे हो सर्किट में, आपको आउटपुट कुछ देर बाद मिल रहा है, उसको हम प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोपगेशन डिले 100 पिको सेकेंड का दिया हुआ है इस कंडीशन में। मतलब 0 से 1 होने में 100 सेकेंड लगते हैं, 100 पिको सेकेंड्स लग रहे हैं, एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा में भी 100 पिको सेकेंड लग रहे हैं। तो इस सिनेरियो में हमें क्या समझ आ रहा है भैया? अब आपको आपको यहाँ पे आउटपुट फाइंड करना है। आउटपुट कितना होगा लास्ट में? आउटपुट कितना होगा लास्ट में? आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ठीक है, सोच के समझ के आंसर बताओ। प्रोपगेशन डिले का अगर आपको तब तक के लिए सोचो आप, तब तक मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ प्रोपगेशन डिले का। amount of time required, amount of time required by logic gate, amount of time required by logic gate to respond, to respond for given input। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्ड करने में किसी भी चीज के लिए कितना टाइम लग रहा है। ओके, रिस्पॉन्ड करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, समझ आया? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में है क्या भैया? क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में नॉट गेट दिया हुआ है, प्रोपेगेशन डिले दिया हुआ 100 पिको सेकेंड का, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कि आउटपुट में फ्रीक्वेंसी क्या होगी। भैया ये तो कुछ रिलेटेबल लग ही नहीं रहा, कि रिलेट कैसे कर पा रहे हो इस चीज को। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे किस चीज में रिलेशन है? यहाँ पे टाइम और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा, और टाइम डिले दिया हुआ है। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन मिल रहा है हमें? रिलेशन आपको याद होगा फिजिक्स में,
फिजिक्स का रिलेशन तो आपको याद ही होगा, क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड हमें मालूम है भैया बचपन से। अब देखो, अब देखो, जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, सो वी नीड टू नो दिस वेव फॉर्म कॉन्सेप्ट। वेव फॉर्म पता होने चाहिए, और वेव फॉर्म जो होता है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब मान के चलो ऑड होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ऑड होना चाहिए। अभी समझाऊंगा, अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेव फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो वेव फॉर्म की मदद से हम टाइम निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो अगर इस सिनेरियो में देखें, इस एग्जाम्पल में देखें अगर, तो हर एक, जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में 0 से 1 होने के बीच में, 0 से 1 होने के बीच में ये 100 पिको सेकेंड ले रहा है। ठीक है, 100 पिको सेकेंड, एंड ये कंटिन्यूड रहेगा, एंड ये कंटिन्यूड रहेगा जितने भी गेट ले लो आप। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ गेट जितना है, टोटल नंबर ऑफ गेट जितना है, या ये नॉट ऑपरेटर जितने हैं उतना ही हमारा, जैसे यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो 5 इंटू आप कर दो गिवन, गिवन डिले, डिले कितना का है 100, तो ये 500 आ जाएगा, 500। ठीक है, ये 500 आ गया मेरे पास। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी भैया। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वी नीड टू नो द वेव फॉर्म कॉन्सेप्ट। चलो बनाते हैं। ध्यान से देखना, देखो वेव फॉर्म हमारे पास है, एंड वेव फॉर्म पे क्या है, इस पॉइंट पे हम 0 कंसीडर करते हैं इसको, सॉरी इस पॉइंट पे हम 1 कंसीडर करते हैं, एंड ये 0 रहा। अब देखो टाइम पीरियड कितने का डिफरेंस होता है। टाइम पीरियड ये नहीं होता कि एक बार ये कितने पे खत्म किया है, वापस उस पॉइंट पे, वापस इसको 1 पे आने के लिए कितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, वापस 1 पे आने के लिए इसको कितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर इस सिनेरियो में हम देखें, इस सिनेरियो में देखें तो यहाँ तक का जो वैल्यू है ना, यहाँ तक का जो वैल्यू है वो मुझे दिया गया है 100 पिको सेकेंड। ठीक है, 100 पिको सेकेंड यहाँ पे हमें ये वैल्यू दी गई है 100 पिको सेकेंड का। ओके, एंड हम इससे टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, हम इससे टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं? आप सिंपली ग्राफ बना के चेक कर सकते हो। देखो ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है, और ये 0 है, तो ये आ गया हमारे पास 500। 500 क्यों? क्योंकि 5 गेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 500 आ गया। अब टाइम पीरियड 500 होगा क्या? टाइम पीरियड 500 होगा क्या? नहीं भैया नहीं। हम सिर्फ एक बार के लिए नहीं लेते। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही ऊंचाई पे हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, बहुत सक्सेसफुल हूँ मैं अपने लाइफ में। अब एक पॉइंट आता है, एक लाइफ में ऐसा टर्न आता है जो मैं एकदम डाउन पे चला जाता हूँ। मेरा वन पोजीशन था, फिर मैं 0 पे आता हूँ, एकदम सब कुछ खत्म है मेरा। ठीक है, एंड वापस से मैं जब अपने टॉप लेवल पे आता हूँ, वापस से मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाता हूँ, तब ये टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि 1 पे थे और 0 पे गए, इसको टाइम पीरियड नहीं बोलते। वापस आप उसी पोजीशन पे आते हो तब उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें वापस 1 पे जाना होगा, तो वापस 1 पे जाने के लिए 500 और चाहिए, वापस 1 पे जाने के लिए 500 पिको सेकेंड और चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसका 1000 मतलब होगा, 1000। ठीक है, वापस आप ले लो तो 1500 हो जाएगा, यानी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, माने कि 1000 पे आपका क्या है, टाइम ड्यूरेशन। 1000 आपका क्या है, 1000 आपका क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 1000 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 अपॉन
1000 एंड 1/1000 को हम क्या बोल सकते हैं? 1 गीगाहर्ट्ज। 1/1000 को व्हाट वी कैन कॉल इट एज 1 गीगाहर्ट्ज, 1 GHz। समझ आया? आया समझ? इतना समझ आया? कुछ भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, हमारे पास नॉट गेट थे 5, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हर एक गेट में 0 से 1 जाने के लिए या फिर 1 से 0 जाने के लिए हमें 100 पिकोसेकंड चाहिए। 5 गेट है, 500 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें वेव फॉर्म समझना होगा। वेव फॉर्म समझने के लिए हम 0 से 1 देखेंगे कि कितना 5, देखो एक 1 से 0 जाने में ये 500 ले रहा है, सॉरी, एक 0 से 1 जाने में टोटल यहाँ पे 5 गेट हैं, लेकिन हम अगर एक कंसीडर करें तो 1 से 0 जाने के लिए 500 पिकोसेकंड ले रहा है, मिला के सब बोलो अगर तो, ठीक है। तो वापस इसको वही पोजीशन में आने के लिए 1000 लगेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकाल लो 1/1000, 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। समझ आया? अब इसी चीज को भैया हम एक फॉर्मूला के साथ कर सकते हैं। फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला ये है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 NTPD, ठीक है। इसको आप लोग इंसर्कल करके रख लो, ठीक है। क्या लिखा हमने? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 NTPD। अब अगर मैं इसको प्रूव करूं लाइक इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू एन कितना है? एन 5 है। एन 5 मतलब गेट कितने तुम्हारे पास? 5 है। और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? प्रोपगेशन डिले, टाइम पीरियड नहीं बोला, प्रोपगेशन डिले, TPD का मतलब प्रोपगेशन डिले, वो 100 दिया हुआ है भैया। इसका मतलब ये 1000 हो जाएगा। आ गया हमारा आंसर, 1000 गीगाहर्ट्ज, मतलब 1 गीगाहर्ट्ज HZ, ठीक है। समझ आया? तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये आपको याद रखनी है। बस खत्म ही हो गया लेक्चर, ज्यादा कुछ है नहीं। समझ आया आपको? समझ आया? तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया जो आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करनी है तो। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा। वापस से हम एक गेट ले रहे हैं, वापस से हम नॉट गेट ले रहे हैं, ओके। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी निकालो वाई की, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। और आपको दिया हुआ है प्रोपगेशन डिले, टीपीडी दिया हुआ है आपको 100 ही मान के चलो, 100 पिकोसेकंड का। अब भैया आप समझो, अगर फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो 1/2 इंटू 2, 2 गेट है, 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 1/400, 1/400 हर्ट्ज। ये आ गया अपने पास। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं मेरे भाई, ये सही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया ना यूनिफॉर्म ऑड करके। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा अपना, मतलब कि जब ऑड नंबर ऑफ गेट होते हैं हमारे पास, जब हमारे पास, लिखा रहा हूं मैं, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ गेट्स होते हैं तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ गेट है तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में ये सिग्नल्स जो है ना, पेरियोडिक नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्या बोलोगे आप? इवन के केस में सिग्नल्स आर नॉट पेरियोडिक, ठीक है। सिग्नल्स जो है वो पीरियोडिक नहीं है मेरे भाई। तो यही एक रीजन था जो हमें देखना था,
ठीक है। तो इवन के केस में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वेव फॉर्म्स जो होते हैं वो पीरियोडिक नहीं होते। ऑड के केस में कर सकते हो, या तो फॉर्मूला लगा लो या तो कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको ये मिलेंगे गेट एग्जाम में, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर, प्रोपगेशन डिले के ऊपर मिलते हैं सवाल। ओके, होप सो कि समझ आया हो। एंड नाउ इट्स अ टाइम टू फिनिश आवर लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम यूनिवर्सल गेट स्टार्ट करेंगे एंड काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड,